हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 4 अर्थात परमाणु की संरचना से संबंधित है। इस वीडियो में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास के अंतर्गत जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के गुणों की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण कण है जिसमें ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वे निश्चित कक्ष में ही चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के कण होते हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। अब लिखेंगे प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इसमें धन आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा में आवेश होता है, एक प्रोटॉन में भी उतनी ही मात्रा में आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन में धन आवेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन को P से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन एक भारी कण है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये काफी भारी होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन के गुण। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक महत्वपूर्ण कण है जिसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन को N से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की चर्चा की। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? जे थॉम्सन ने परमाणु का एक मॉडल दिया था। इस मॉडल की क्या सीमाएं हैं ये हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर वे कुछ नतीजे पर पहुंचे। इस प्रयोग की व्याख्या जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल नहीं कर सकता है। ये इसकी एक सीमा है। यह मॉडल इस तथ्य को नहीं समझा सका कि धन आवेशित गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बंधा हुआ रहता है। जे थॉम्सन ने परमाणु का जो मॉडल दिया था, उस मॉडल के अनुसार यह बताया गया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और इस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं।
लेकिन यह मॉडल इस बात को पूरी तरह से नहीं बता सका कि आखिर एक धन आवेशित गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बंधा हुआ रहता है। अर्थात यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु का एक मॉडल दिया। इस मॉडल की क्या सीमाएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से यह केंद्र की ओर त्वरित होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इस चक्रण के दौरान इलेक्ट्रॉन केंद्र की ओर त्वरित होता है। मैक्सवेल के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन को लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कि कोई भी आवेशित कण जब लगातार त्वरित होगा तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। यानी मैक्सवेल के नियम को यहाँ लागू करने पर हम यह पाएंगे कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चूंकि लगातार केंद्र की ओर त्वरित होता है, इसीलिए इससे लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होना चाहिए। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूमता जाएगा ये ऊर्जा का विकिरण करेगा और इसकी कक्षा की त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और अंततः यह नाभिक से टकरा जाएगा। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है, क्योंकि जैसे ही हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्सवेल के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि परमाणु स्थायी नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। बोर ने परमाणु का एक नया मॉडल दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर ने परमाणु का जो मॉडल दिया उस मॉडल के आधार पर यह बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन कक्षाओं को विविक्त कक्षा का नाम दिया गया। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार यह बताया गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो इनसे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। आप मान लीजिए कि कोई भी एक परमाणु है जिसके केंद्र में नाभिक होता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नाभिक में धन आवेश होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और ये निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं। नाभिक के सबसे समीप वाले कक्षा को के कक्ष कहा जाता है। इसके बाद वाली कक्षा को एल कक्ष कहा जाता है। इसके बाद एम कक्ष आता है और इसके बाद एन कक्ष आता है। कक्षाओं को के, एल, एम, एन या संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। यह प्रश्न है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे,
जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु वैद्युत उदासीन हो। इस मॉडल में नाभिक का वर्णन नहीं है। जे थॉम्सन के अनुसार परमाणु वास्तव में एक धन आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से धंसे हुए रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन हो। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई वर्णन नहीं है। परमाणु का अगला मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो मॉडल दिया वह मॉडल इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो धन आवेश से आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। अगला मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षाओं को K, L, M, N या संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परमाणु में नाभिक होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने तीनों परमाणु मॉडल की चर्चा की। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम निम्नलिखित हैं। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। के कक्ष यानी n = 1 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n²। यहाँ पर n का वैल्यू हम 1 रखेंगे क्योंकि k कक्ष पहली कक्ष होती है, इसके लिए n का मान 1 लिया जाता है। इस प्रकार इसका मान होगा 2, यानी किसी भी परमाणु में k कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। l कक्ष यानी n = 2 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n²। यहाँ पर n का मान हम 2 रखेंगे, यानी यह बराबर होगा 2 × 2 का स्क्वायर बराबर यह होगा 8। l कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसी प्रकार m कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n²। n का वैल्यू हम 3 रखेंगे और इसका वैल्यू आएगा 18, यानी m कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। इसी प्रकार n कक्ष यानी 4 के लिए होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। यहाँ पर n का मान हम 4 रखेंगे और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 32। अगला पॉइंट है बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्रमागत होगा। हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन का, जिसकी परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे और समझेंगे सारे नियम को। सबसे पहले के कक्ष यानी पहली कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। इसके बाद दूसरी कक्ष यानी एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। एम कक्ष यानी तीसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी।
इस प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और संयोजकता की परिभाषा देंगे। बाहरी कक्ष में अष्टक बनाने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करती है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अपनी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या में साझेदारी की जाती है या स्थानांतरण की जाती है उस संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। हम उदाहरण लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगी। के कक्ष यानी पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्ष अर्थात एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्ष अर्थात एम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होगा। आप देख सकते हैं सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इससे पूरा करना है। सिलिकॉन अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अतः सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। अगला उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक के कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और सबसे पहले हम परमाणु संख्या के बारे में लिखेंगे। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या वह संख्या होती है जो उसके एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। हम उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 8 है, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार कार्बन की परमाणु संख्या 6, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में उसके नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को ही उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसे समझने के लिए उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम के एक परमाणु में उसके नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 11 प्लस 12 बराबर 23। अगला टर्म है समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु
जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जब कभी किसी तत्व के अलग अलग परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण हम लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर बात प्रोटियम की जाए तो इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसी प्रकार ट्राइटियम की परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होती है। आप देख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है और प्रत्येक का परमाणु संख्या एक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। अगला टर्म है समभारिक। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। वैसे परमाणु जो अलग अलग तत्वों के हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, जबकि इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 होता है। आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग तत्वों की जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। अतः कैल्शियम और आर्गन समभारिक का उदाहरण है। अब समस्थानिक के 2 उपयोग लिखेंगे। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। Na अर्थात सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, परंतु Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाता है यानी सोडियम आयन बनाता है। इस प्रकार Na+ के K कक्ष में 2 और L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, इसमें ब्रोमीन का 2 समस्थानिक दिया गया है, एक है Br79 और दूसरा है Br81, सभी का प्रतिशत मात्रा दिया गया है। Br79 का प्रतिशत मात्रा दिया गया है 49.7% और Br81 का परसेंटेज दिया गया है 50.3%। तो इस प्रकार ब्रोमीन के जो परमाणु हैं ये 2 समस्थानिक के रूप में विद्यमान है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना हमें करनी है। आइए प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं। प्रश्न में 2 समस्थानिक दिया गया है, एक है Br79 और एक है Br81, दोनों का परसेंटेज दिया गया है। अब हमें औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम पहली समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या पर आएंगे जो कि 79 दिया गया है और इसकी प्रतिशत मात्रा दी गई है 49.7%, इसीलिए 79 को हम 49.7% के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या दिया गया है 81 और इसका परसेंटेज है 50.3%। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम बराबर लिखेंगे। 79 को फिर हम गुना करेंगे
49.7 इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि यह परसेंटेज के फॉर्म में है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 81 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे, 50.3 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, क्योंकि यह परसेंटेज के फॉर्म में है। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्स्ट टर्म का वैल्यू को लिखेंगे, जो होगा 39.263। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकेंड टर्म का वैल्यू हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद, और इसका वैल्यू निकलेगा 40.743। बराबर इसका जो वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वैल्यू, वो होगा 80.006। इस प्रकार औसत परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो होगा 80.006। अब अगला प्रश्न, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। प्रश्न में एक तत्व का उल्लेख किया गया है जिसका नाम इस प्रश्न में X मान लिया गया है। इसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 16.2 U। इसके किसी एक नमूने में दो समस्थानिक हैं, एक है X16 और एक है X18। तो इन दोनों समस्थानिकों का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लिया कि X16 की मात्रा A% है। हम क्या मान लिए कि समस्थानिक X16 की जो मात्रा है वह है A%, इसलिए समस्थानिक X18 की जो मात्रा होगी वह होगी 100 माइनस A%। यानी हम लिख सकते हैं कि इसमें दो समस्थानिक हैं, एक है X16 और एक है X18। दोनों का प्रतिशत हमने लिखा है, एक है A% और एक है 100 माइनस A%। अब हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए पहले समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या दी गई है 16 और इसकी प्रतिशत मात्रा है A%, यानी इसको A% के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 18 दिया गया है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 माइनस A% से। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम लिखेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर 16.2, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है। अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे 16, फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देंगे और A डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, क्योंकि A परसेंटेज के फॉर्म में है। प्लस का साइन देंगे, 18 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और उसके बाद लिखेंगे 100 माइनस A डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यह परसेंटेज फॉर्म में है। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 16.2 बराबर का चिन्ह देंगे। पहला टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 4A डिवाइडेड बाय 25 है, प्लस का चिन्ह देंगे। दूसरा टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 9 इंटू 100 माइनस A डिवाइडेड बाय 50। इस प्रकार हमने यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 16.2 बराबर का चिन्ह देंगे और इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 25 और 50 का, जो 50 होगा। उसके बाद हम लिखेंगे 8A प्लस यहाँ पर 9 इंटू 100 माइनस A। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 16.2, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 8A प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद इसको 9 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 900, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 9A और पूरे को हम डिवाइड करेंगे 50 से। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 16.2 बराबर का चिन्ह देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 900 माइनस A और फिर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 50 से। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पहुंचा। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लिखेंगे 16.2 इंटू 50 और फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 900 माइनस A। फिर हम आगे बढ़ेंगे 16.2 को जब हम 50 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 810, फिर बराबर का चिन्ह देंगे 900 माइनस A लिखेंगे और इस प्रकार A का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वह वैल्यू हमें प्राप्त होगा 90। यानी उस नमूने में जो
ए का मान होगा वह 90% होगा, और इसीलिए अब हम लिख सकते हैं x16 का जो प्रतिशत होगा वह 90% होगा, और x18 का जो प्रतिशत होगा नमूने में वह 100 - 90 यानी 10% होगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तत्व का परमाणु संख्या 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। प्रश्न में दिया गया है Z बराबर 3, अर्थात तत्व का परमाणु संख्या 3 है। इसकी संयोजकता हमें बतानी है, साथ ही साथ तत्व का नाम भी लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तत्व का परमाणु संख्या Z बराबर 3 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाध्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिससे त्याग करके यह हीलियम जैसी स्थायित्वता प्राप्त करना चाहेगी, अतः इसकी संयोजकता 1 है और यह तत्व लिथियम है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रक का संघटक नीचे दिया गया है। एक परमाणु स्पीशीज है X और दूसरा है Y। अगर X की बात की जाए तो इसके केंद्रक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, लेकिन Y में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसलिए स्पीशीज X का द्रव्यमान संख्या बराबर होगा 6 + 6, यानी यह बराबर होगा 12, क्योंकि X में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार स्पीशीज Y का द्रव्यमान संख्या बराबर होगा 6 + 8, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसमें 6 है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, और Y का द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा। चूंकि X और Y का परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, अतः ये समस्थानिक हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। प्रश्न में कथन दिया गया है, जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं। जे टॉमसन के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल में केंद्रक का उल्लेख नहीं है, अर्थात यह कथन एक गलत कथन है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे F यानी फॉल्स। अगला कथन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। यह भी एक गलत कथन है, इसलिए F लिखेंगे। अगला कथन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। यह एक सत्य कथन है, इसलिए T लिखेंगे यानी ट्रू। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में यह लगभग 1/2000 के बराबर होता है। इसी प्रकार अगला कथन दिया गया है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। यह एक सत्य कथन है, इसलिए T लिखेंगे। आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में किया जाता है, जिसका दवा के उपयोग में होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि परमाणु में एक केंद्रक होती है जिसमें धन आवेश होता है। अगला प्रश्न है,
एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं? ऑप्शन दिया गया है समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या फिर भिन्न परमाणु संख्या। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक वैसे परमाणुओं को कहा जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। कहने का मतलब जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 16, 8, 17 या 18। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन क्लोरीन आयन यानी सी नेगेटिव आयन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक अधिक होता है, यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 2, 8, 8, यानी इसके वाज्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह 8 होगी। सही जवाब ऑप्शन बी। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 या फिर 2, 8, 1। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा दिए गए हैं। छूटे हुए स्थानों को हमें पूरा करना है। इसमें दिया गया है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज। जो छूटे हुए स्थान हैं उन्हें हमें भरकर पूरा करना है। सबसे पहले हम लेंगे पहली पंक्ति को। पहली पंक्ति में परमाणु संख्या दिया गया है 9 और इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 10। तो जो द्रव्यमान संख्या होगी वह परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होगा, यानी यह 19 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 9 है और न्यूट्रॉन की संख्या 10, इसलिए द्रव्यमान संख्या हमने लिखा 19। अब हम लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। जो परमाणु संख्या है वही होगा प्रोटॉन की संख्या, यानी 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? जो परमाणु संख्या है यानी जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। अब ये परमाणु स्पीशीज क्या है? यह है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन तत्व का ही परमाणु संख्या 9 होता है। अब आएंगे हम दूसरी पंक्ति पर। इसमें परमाणु संख्या 16 दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 32 दिया गया है, यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वह 16 है और जो द्रव्यमान संख्या है वह 32 है। इसीलिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वह इन दोनों का अंतर होगा, यानी 32 - 16 बराबर 16। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या भी होगी और जो प्रोटॉन की संख्या है वही न्यूट्रॉन की संख्या भी होगी, और यह परमाणु स्पीशीज सल्फर है। अब हम तीसरी पंक्ति पर आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या दिया गया है और प्रोटॉन की संख्या दिया गया है। तो जो प्रोटॉन की संख्या है वही होगी परमाणु संख्या, यानी 12। द्रव्यमान संख्या दिया गया है 24, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वह द्रव्यमान संख्या में हम घटाएंगे प्रोटॉन की संख्या, यानी 24 - 12 बराबर 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी जो प्रोटॉन की संख्या होगी, यानी 12। इस स्पीशीज का नाम मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम का ही परमाणु संख्या 12 होता है। अब हम चौथी पंक्ति पर आएंगे। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और द्रव्यमान की संख्या 2 दी गई है, यानी जो परमाणु संख्या होगी वह 1 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
न्यूट्रॉन की संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या में हम घटाएंगे परमाणु की संख्या, यानी 2 में 1 माइनस करेंगे तो यह होगा 1। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितनी प्रोटॉन की संख्या है, और इस परमाणु स्पीशीज का नाम ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम इसलिए है क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 दी गई है, इसीलिए ड्यूटेरियम में ही न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसीलिए हमने परमाणु स्पीशीज का नाम ड्यूटेरियम रखा। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो परमाणु हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम 5वीं पंक्ति पर आएंगे। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 दी गई है, तो इसकी जो परमाणु संख्या होगी वह 1 होगी। इसमें द्रव्यमान संख्या 1 दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 0 दी गई है। तो परमाणु स्पीशीज का जो नाम होगा वह होगा प्रोटियम आयन, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। अब प्रोटियम इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 पहले से दी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब के लिए हमने पूरे टेबल को अच्छी तरह से समझा और इसको भरा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंतर्गत दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।